तो विल स्टार्ट विद मेन्यू बार रहेगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, एरिया दिए होते हैं इसके अंदर। the area will be defined as a node graph, and there is a area for viewer panel। ऑल्दो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि यहाँ व्यूअर पैनल की तरह नहीं, यहाँ व्यूअर के लिए भी हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ता है। जब आप फ्यूजन में काम करते हैं तो फ्यूजन के अंदर वहाँ पे कोई नोड नहीं होती, बाय डिफॉल्ट व्यूअर व्यूअर ही होता है। और जब आप बात करते हैं न्यूक में, तो यहाँ व्यूअर के लिए भी आपको एक नोड अलग से क्रिएट करना पड़ता है। जरूरी है नोड क्रिएट करना, बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है अगर नोड नहीं होगी तो? अगर डिफॉल्ट व्यूअर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें। हम्म, तुम्हें क्या लगता है? ऐਵੇਂ मजे लेने के लिए दे दिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कुछ तो अलग हुआ होगा तभी। मतलब क्या अलग? तो पता चलेगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है व्यू पोर्ट होता तो भी तो सही था, तो कुछ प्रॉब्लम होती है खाली अगर व्यू पोर्ट है? तो फिर नहीं देनी चाहिए तो भी तो काम चल रहा था ना। व्यू पोर्ट से भी तो काम चल ही जा रहा था हमारा, है ना? तो अलग से नोट देने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्योंकि व्यू पोर्ट भी क्या करता है, एक मेमोरी कैलकुलेट करता है, और हमें हर बार मेमोरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती हर एक सिचुएशन में। इसलिए जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसकी नोट बना लेंगे, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसकी नोट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूजन के साथ ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ एक व्यू पोर्ट हमेशा इनेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब वो ऑल द टाइम कोई ना कोई कैश मेमोरी को जनरेट करेगा। इसलिए इसने क्या किया हुआ है, आपके लिए एक अलग से नोड प्रोवाइड किए, तो जितने मर्जी नोड व्यूअर आप बना सकते हैं, और उन्हें बाद में अगर जरूरत नहीं है तो उन्हें इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसलिए व्यूअर एक पैनल की तरह एक्ट नहीं करता। व्यूअर मतलब एक एरिया है जिसमें, और आप मल्टीपल व्यूअर के एरियाज भी वहाँ पे बना सकते हैं। देन यू हैव कर्व एडिटर और है ड्रॉप शीट। अपने पास एक कर्व एडिटर भी है यहाँ पे और एक ड्रॉप शीट भी है। ऑब्वियसली अगर एनिमेशन ग्राफ आपको ठीक करना है तो अपने पास यहाँ पे कर्व एडिटर है। अगर की फ्रेमिंग देखनी है तो आपको and we have property panel।
प्रॉपर्टी पैनल में आप किसी भी टैब की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जितनी चाहो उतनी सेट कर सकते हो। मतलब 10 दिखाता है ये बाय डिफॉल्ट, आप उनके नंबर मस्त कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर दे रखे हैं। ओके, सीक्वेंस रेंडर चलता है इसके अंदर, सीक्वेंसिंग सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर। सीक्वेंसिंग आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग में रेंडर भी कर सकते हैं, इसलिए बीजी रेंडर यानी बैकग्राउंड रेंडर भी चलता है। यानी काम रेंडर करते 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 भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अडोब मीडिया एनकोडर में काम चल रहा होता है और आप आफ्टर इफेक्ट्स अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, वो वाली चीज इसके पास भी। ठीक, तो बैकग्राउंड रेंडर के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। बाकी तो फिर कई सिंपल सा टूल्स अपने पास जो अपने को चाहिए होती है वो हम यहाँ पे सेट कर। ठीक है, बाकी आपको इसके काम करने के लिए जो इंटरफेस है वो चेंज कर सकता है। जैसे शिफ्ट F1 में फुल इंटरफेस खुल रहा है यहाँ पे, शिफ्ट F2 में नोड ग्राफ खुलेगा, व्यूअर छोटा हो जाएगा। शिफ्ट F3 में व्यूअर बड़ा हो जाएगा, नोड ग्राफ का एरिया छोटा हो जाएगा। ओके, शिफ्ट F3 जनरली आपका कंपोजिटिंग वर्कस्पेस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जब भी आपको कंपोजिटिंग करनी है तो इस वर्कस्पेस में ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। हम्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यू पोर्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जो नोड ग्राफ एरिया है वो थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा, प्रॉपर्टी भी कम दिखती है। और कंपोजिटिंग के लिए नोड ज्यादा नहीं चाहिए होता, देखने का वो चीज ज्यादा चाहिए होता है। शिफ्ट F1 जनरली लर्निंग एडिशन के लिए होता है, सिखाने के पर्पज से होता है। शिफ्ट F2 QC में जब आपको नोड ग्राफ चेक होता है तब वो शिफ्ट F2 यूज करते हैं। शिफ्ट F4 में आपके पास यहाँ पे कंसोल और ये सब खुल जाते हैं। शिफ्ट F5 में आपको कर्व एडिटर खुल जाते हैं, ये एनिमेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, शिफ्ट F6 में नोड ग्राफ और खाली व्यूअर यूज होता है। और बाकी शिफ्ट F1 में वापस ये सारे यहाँ पे भी दे रखे हैं, ये नाम भी दे रखे हैं। ओके, तो लार्जर व्यूअर वाला जनरली दे रखा है, लोग इसको शिफ्ट F1 से कंपोजिटिंग न्यू बोलता है, पर स्टूडियो वाले इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यू पोर्ट बड़ा हो जाता है चीज़ें आपकी, तो QC वाला होगा, कंपोजिटिंग वाला होगा, उसमें यूज आएगा। हम जनरली इसको यूज करते हैं, मेजरली यूज लर्निंग के पर्पज से इसको किया है ना। और कुछ लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं वो इसी में काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा फेमिलियर वाला उनके लिए रहता है, क्योंकि शुरू से देखा यही होता है तो वो इसी को मान लेते हैं और हमारा सारा काम फिर इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो जो इसके मेजर चीज़ें हैं वो इसी के अंदर रहेंगी। बाकी इधर की साइड आपको ये टूल्स दे रखे हुए हैं जिनका यूसेज अपना है। ओके, एंड देन फिर फाइल में बनाना, नई डॉक्यूमेंट बनाने, ये सारी चीज़ें तो। अब यहाँ पे हमें कनेक्शंस शुरू करने हैं, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ये लेयर की तरह स्टैक सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि एक के ऊपर एक रखा और काम चल गया। यूजर में भी कनेक्शन बनाए थे, यहाँ पे भी क्या बनाने पड़ेंगे, कनेक्शन ही क्रिएट करने पड़ेंगे। इट्स अ कनेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर, आप नोड बेस बोल रहे हैं, कनेक्शन बेस बोल रहे हैं। तो कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है हमें नोड, और नोड कितने तरह का है इसके पास, अपने पास सबसे पहला नोड होता है रीड नोड। रीड में भी आपके पास 2D रीड नोड होता है और ऑब्वियसली 3D भी होता है, तो इसको रीड GO भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये रीड GO किसके लिए होता है, 3D के लिए।
तो रीड नोड जो ये नोड है, ये क्या है आपकी, जो बाहर से जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से जो भी लाओगे वो सब रीड नोड कहलाएगी। अंदर से जितनी चीज़ें लेके आओगे। जी सर। सर चार्जर है आपके पास? हाँ कोई केबल है? नहीं, चार्जर है। है ना? साइड वाली कॉपी वही देखा। ठीक है, तो टूल नोड तो ऑब्वियसली सारी इसके अंदर क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस सारी टूल ही है, चाहे वो व्यूअर हो या कुछ भी हो। तो मेजर दो ही तरह की नोड पे काम होता है इसमें। ठीक है, 50 तरह की नोड की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे मास्किंग का कंसेप्ट वो नहीं है जो फ्यूजन के अंदर चल रहा था। यहाँ रीड नोड में कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रीड नोड में बस केवल यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है बस, कि कोई इनपुट नहीं होता। रीड में आप कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, केवल जो होगा आउटपुट होगा, जो लॉजिकली भी सही है, क्योंकि बाहर से लाई हुई चीज के अंदर कोई इनपुट नहीं होता। बाहर से लाई हुई चीज में जब जो भी जोड़ रहे हो उसके आउटपुट में दे रहे हो, इसलिए जो बाकी सब होता है वो टूल में होता है। टूल नोड में आपके पास क्या क्या होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है और मास्क भी होता है। इन्हें बहुत सिंप्लीफाइड किया, बस वो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है फर्स्ट टाइम पे, पर है सिंप्लीफाइड, बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक फंडा। रीड में लाओ, टूल को जोड़ो, जितने एरिया पे टूल का इफेक्ट चाहिए उतने पे क्या लगा दो, मास्क, और आउटपुट से अगर कोई और फर्दर टूल उस पर जोड़ना है या फर्दर उसको रेंडर आउट निकालना है। ठीक है, यही तो करते हो फोटोशॉप में भी, इमेज इंपोर्ट करते हो, उधर से लेयर उस पर एडजस्टमेंट लेयर डालते हो, फिर बाद में सेव एज कर लेते हो। यही सिंपल कंसेप्ट इसने अपने पास रखा है। बस देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा नोट, समझने में थोड़ा सा दिखता है बस कॉम्प्लिकेट जैसा। ओके, तो पहले मुझे नोड क्रिएट करना है। नोड क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक कर लो तो भी फाइल मिल जाता है, न्यू कॉम बनाना ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नोड इधर से भी क्रिएट हो जाती है ना। अगर यहाँ से नहीं क्रिएट करनी तो ये इधर भी शॉर्टकट दे रखे हुए हैं इमेज नाम से, इसमें भी आपको इनपुट और ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, तो दो ऑप्शन ये हो गए। तीसरा ऑप्शन है टैब। टैब से क्या खुलता है, ऐड टूल। जो भी टूल आपको सर्च करना है वो टैब प्रेस करके आप टूल अपना ऐड कर सकते हो। नाम याद होना चाहिए, टैब हिट मारो, अपना टूल वहां पे इजी वे में ऐड अप करो। वहां कंट्रोल स्पेस बार था, यहाँ पे टैब। जैसे मुझे ब्लर लेना है, ब्लर लिख दूंगा, देखो ब्लर आ जाए। इसके अंदर जैसे मोशन ब्लर चाहिए, डायरेक्शन ब्लर चाहिए, तो DIR ब्लर कर सकते हैं, तो डायरेक्शन ब्लर आ गया। मुझे इसके अंदर स्पॉटलाइट चाहिए, मतलब जो भी चाहिए वो सब आपको यहाँ ऐसे नाम से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं यहाँ से चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, राइट। तो अलग अलग मिल जाते हैं यहाँ पे, नोड है 3D के लिए है, ये सब चीज़ों के लिए ऑप्शन यहाँ पे उसने प्रोवाइड किया हुआ है। शॉर्टकट बहुत सारे यहाँ पे नोड के, तो शॉर्टकट भी अपन टाइमली यूज करना शुरू करेंगे। तो याद रहेगा, टैब से अपन यहाँ से नोड यूज कर सकते हैं। ओके, जब आपको बाहर से कोई फाइल लानी है तो प्रेस करेंगे उसके लिए रीड नोड। ठीक है, कौन सी नोड लेनी है, रीड। तो या तो रीड ऐसे सर्च कर लो, तो जैसे ही रीड आएगा यहाँ लिखा हुआ रीड इमेज, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे अपने आप लोकेशन खोलेगा। ठीक है, कहाँ से आपको फाइल उठानी है। ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो सीधा शॉर्टकट मारो आर। आर से भी डायरेक्टली क्या खुलेगा, लोकेशन ही ओपन होगा। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा तो ड्रैग ड्रॉप तो खैर अवेलेबल है ही है, वो तो हर जगह ही अवेलेबल होता है। और अगर तुम्हें एक फोल्डर में रखी हुई 10 इमेजेस एक बार में उठानी है, अगर एक ही फोल्डर में
तो मैं 4 5 या 10 इमेज एक साथ उठाने का है। जैसे ये चारों इमेज उठानी है तुम्हें एक बार, सीक्वेंस में नहीं, अलग अलग ही उठानी है। तो ऐसा ये पाथ कॉपी कर लो, और इधर क्या करने का, पेस्ट करने का। जैसे इसने तो नंबर ही ले लिया है, क्योंकि सबके पीछे क्या लगे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे नाम लिखे हुए ना। नाम ना लिखे होते पांचों में करेगा। ठीक है, नंबरिंग थी इसलिए उसने उसे कैसे कैलकुलेट कर लिया, एज अ सीक्वेंस। समझ रहे हो? जैसे ये अगर एक ऐसा सीक्वेंस है और मुझे पूरी सीक्वेंस ही कॉल करनी है, तो एक इमेज उठाऊंगा तो एक ही इमेज आएगी। मुझे पूरी सीक्वेंस कॉल करनी है तो पूरा पाथ उठा लो और इसको ऐसा पेस्ट कर दो, ये पूरी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगी। ओके, सिंगल इमेज उठा, सिंगल इमेज, राइट। तो यहाँ पे ये फंडा रहता है कि आपको फाइलें कैसे इंपोर्ट करनी है। सीक्वेंस उठानी, सीक्वेंस आ जाएगा, वैसे उठाने तो वैसे आ जाएगा। चॉइस तुम्हारी है, आप कैसे उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अगर रीड से करना है तो रीड से भी कर लो। आर प्रेस करो, यहाँ से जो लोकेशन है वहां उस लोकेशन पे चले जाओ। वो बात तुम यहाँ भी पेस्ट कर सकते, खैर है ना, यहाँ पे भी आ जाओ। कॉपी तो था ही, यहाँ से भी उठा के आप ले लो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आपको बात से फाइलें उठानी है। क्लियर? और ओपन करेंगे तो भी ये भी फाइल आपको, और कोई दिक्कत इसमें? आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज अगर देखनी है, फाइलें तो ऐसे रख सकते हैं इधर उधर उठा के। आपको अगर इन्हें अलाइन करना है, सेलेक्ट करेंगे सबको ऐसे ड्रैग करके, ठीक है, एल प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रॉल से आप क्या कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट। ठीक है, फिट करने के लिए क्या करना है, मिडिल माउस बटन प्रेस कर, जूम आउट कर लिया। फिट करना है, एक बार मिडिल माउस बटन क्लिक कर दो। ओके, पैनिंग करनी है तो मिडिल माउस बटन होल्ड करके पैनिंग होगी। समझ गए? तो जूम ये सबके लिए ही है, जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल, पैन के लिए मिडिल माउस बटन होल्ड करो, नहीं तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हो। फिट करने के लिए क्लिक करना है मिडिल माउस बटन को। ओके, तो ये भी यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी देखनी है वो तो पता ना क्या, डबल क्लिक करके देख सकता है। ऐसे सेलेक्ट करने से नहीं आती प्रॉपर्टी, डबल क्लिक ही करना पड़ेगा। तो 10 की प्रॉपर्टी एक बार में खोल, आप एक की ही देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके टैब में एक डाल दो, एक का ही खुलेगा। तो चाहे इसकी देखोगे तो इसकी खुलेगी, इसकी खोलोगे तो इसकी खुलेगी। ठीक है, जितने की देखना है उतने यहाँ नंबर डाल सकते हैं, और नहीं देखना तो यहाँ से फिर सब कुछ क्लोज कर दो। समझ गए? बटन दे रखे हैं, यहाँ से अपने प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है। तो सब अपनी चॉइसेस है कि हमें क्या उसके अंदर चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। और अगर तुम्हें शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एक यूज कर सकते
सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए यूज कर लेंगे, हाँ काम हो जाएगा। किसी भी पैनल को मैक्सिमाइज करने के लिए यू गोना यूज स्पेस बार। जैसे बस अपना माउस कर्सर वहां रखो जिस पैनल को मैक्सिमाइज करना है और स्पेस बार प्रेस करो, खाली वही पैनल आपका मैक्सिमाइज होगा। इसको भी करो, ओके, तो इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये तो समझ में आ गया, वर्क स्पेस को सेव करना तो यहाँ से कर ही सकते हैं जो भी अगर आपको मॉडिफिकेशन ना। अगर इनको थंबनेल को बंद करना है, ठीक है, या थंबनेल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, तो बोलते हैं इसको पोस्टेज स्टैम्प बोलते हैं। तो अगर ये पोस्टेज स्टैम्प आपको नहीं चाहिए, नॉर्मल वही चाहिए, तो इसको ऑल्ट पी से आप कर सकते हैं। जो आपका पोस्टेज स्टैम्प मोड है उसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए ऑल्ट पी यूज कर लेंगे, तो आपका पोस्टेज स्टैम्प मोड इनेबल या डिसेबल हो जाएगा। क्लियर? मोड को ही डिसेबल इनेबल करना, डी प्रेस करेंगे, ठीक। ठीक है, किसी भी नोट को कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो है ही, डायरेक्ट शॉर्टकट दिया है, ऑल्ट सी दबाते जाओ, कॉपी करते जाओ। क्लोन के लिए ऑल्ट के यूज कर लेंगे। क्लोन का तो मतलब पता ही है कि जो एक में चेंज करोगे वो दूसरे में भी चेंज रहेगा। खुद मॉडिफाई करूंगा इसमें मॉडिफाई रहेगा। तो भी नॉर्मल रीड नोड को तो क्लोन नहीं करते हम, टूल नोड को क्लोन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ब्लर ले भी ले रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ ब्लर का अगर मैं क्लोन करता हूँ, यहाँ दोनों प्रॉपर्टी में ओपन करके दिखा देता हूँ। So whatever you're gonna change inside one, it's affecting the other. ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, क्लोन आ भी सकता है, क्लोन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लोन डी क्लोन।
ना ग्रुप भी बन जाता है, कंट्रोल जी से। जी। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, ग्रुप में एंटर करने के लिए कंट्रोल एंटर। बाकी वैसे अगर तुम्हें शॉर्टकट ना याद रहे ना तो यहाँ चले जाना, हेल्प में, ये यहीं से बनते भी हैं इसके शॉर्टकट, है ना, यहीं दे यहीं से आप जो भी लिखेंगे ना उसे बस यहाँ से टाइप करके अपडेट कर देना। ये दे रखे थे क्लोन ग्लोन सब दे रखा है, तुम्हें तुम्हें कुछ याद ना रहे, कुछ ऐसी चीजें ना रहे तो ये सब दे रखा है। क्लियर है? ठीक, अब इसको व्यू पोर्ट में अपने को देखने का है, ठीक है, मुझे से क्या करना है, व्यू पोर्ट में देखना है। तो व्यू पोर्ट में देखने से पहले व्यू पोर्ट बनाना पड़ेगा। एरिया तो दे रखा है पर व्यूअर अवेलेबल नहीं। प्रेस करेंगे, कंट्रोल आई व्यूअर बनाने के लिए, और तुम जितने मर्जी चाहो उतने व्यूअर बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बनेगा दो ही बनेगा, तुम जितने मर्जी चाहो उतने व्यूअर वहां पे बना सकते हो, एक दो तीन जितने बनाने हैं। जैसे मुझे इसे देखना है तो मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया, यहाँ से क्या बन गया, व्यूअर। दोबारा प्रेस करोगे दूसरा व्यूअर बन गया, तो यहाँ टैब की तरह लगते चले जाना, कितने बनाना चाहो उतने बनते चले जाना। चार व्यूअर बन गया। अब इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से क्या जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप इन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ऐसे इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट, तो फिर आप इन्हें ऐसा अलग अलग भी, ठीक है। व्यूअर वन एंड व्यूअर टू, बाकी कभी इसको रीसेट करना है तो रीसेट करना अपने पास, ठीक। अब इस व्यूअर के अंदर यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन, तो कनेक्शन के लिए दे रखा हुआ है जोड़ने के लिए, इसी तरह इसके बाहर एक आउटपुट दे रखा है, कोई कलर नहीं है, बस यहाँ पे क्या दे रखा है, एरो दे रखा है कि यहाँ से कुछ कनेक्शन निकलेगा, तो कनेक्शन निकालने के लिए बस क्लिक इट, ड्रैग इट,
वही जैसे नॉर्मल कनेक्शन बनाते हो, वही क्लिक करो और ड्रैग करो। सेम वे इसको भी क्लिक करके ड्रैग कर लो। तो जोड़ना ही पड़ेगा इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि उठाया और ऐसे ड्रैग करने लग जाओ तो व्यू पोर्ट में आ जाएगा, आएगा ही नहीं। या व्यू पोर्ट में जो देखने के लिए भी कनेक्शन ही बनाना पड़ेगा। यानी इसको देखना है, इसे जोड़ते ही दिख जाएगा। इसको देखना है तो इससे जोड़ दो, इसको देखना है इससे जोड़ दो, इससे देखना है इससे जोड़ दो। ठीक है। और नहीं तो इनके शॉर्टकट भी है। इसको देखना है 1, जिसको भी देखना है उसे सेलेक्ट करके 1 दबाओ। ठीक है। रिपोर्ट के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं कि कनेक्शन आप खुद बनाए, आप शॉर्टकट बना सकते। ठीक। जिसको भी देखना है। अगर आप एक व्यू पोर्ट में मल्टीपल चीजें देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हो। जैसे आप बार बार नहीं चाहते कि यार मैं हर बार सेलेक्ट करूँ इसको, जैसे इसको देखने के लिए मेरे को अभी से क्या करना पड़ा, सेलेक्ट करूंगा पहले तब दिखेगा। फिर इसको देखने के लिए इसको सेलेक्ट करके फिर 1 प्रेस करूंगा तो ही दिखेगा, है ना। वैसे तो लोग यही करते हैं, सेलेक्ट करके ही देखते हैं जो उन्हें देखना होता है। और कुछ लोग क्या होता है कि कभी कभी उन्हें 5-6 चीजें के लिए शॉर्टकट ही असाइन कर लेते हैं। जैसे इसको 1 पे डाल दो, इसको 2 पे डाल दो, इसको 3 पे डाल दो, इसको 4 पे, 5 और 6। ये नंबर है, न्यूमेरिक के नंबर प्रेस किए हैं। तो अगली बार मैं 1 प्रेस करूंगा अपना 1 वाली दिखेगी, 2 प्रेस करूंगा 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, 8, 9 तक जोड़ सकते। ठीक है। पर ये सबके लिए नहीं होता, जनरली लोग 1 या 2 3 के लिए ही रख लेते हैं, इसको ज्यादा के लिए नहीं रखते। और मैक्सिमम काम जो होता है वो 1 से ही होता है। तो इस क्या करने का है, जो देखना सेलेक्ट करो, 1 ड्रैग करो। इतना तामझाम लेता ही नहीं उसमें। ओके, टेंशन नहीं है उसमें। If you look at this thing, so this video is getting played. So now one thing you keep in mind, this is, if you're gonna look at this particular postage stamp, तो ये देख रहे हो जब मैं इधर पोस्ट कर रहा हूँ ना तो यहाँ भी शिफ्ट हो रहा है। ये उस फ्रेम पे पहुंचता है जिस फ्रेम पे ये पहुंच जाता है। ठीक है। इससे कुछ नुकसान है क्या? क्यों नुकसान नहीं है? ऐसी अगर हर 1000 नोड हो यहाँ और हर 1000 नोड इसके हिसाब से अपना को रिफ्रेश करे तो व्यूअर बनना चाहिए ना। थंबनेल को अपडेट करके क्या करूंगा? इस थंबनेल के अपडेट होने से तो कुछ फायदा है? देखना कहाँ है? यहाँ देखना है, इसको देखना है। ये तो केवल आइडेंटिटी है ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इसका ये फ्रेम दिखे कि ना दिखे? ये ना भी दिखे तो भी तो नाम दिख रहा है ना इसका। तो फिर इसको अपडेट करना मतलब अपनी मेमोरी को खामखा ऑक्यूपाई करना है ना। इसलिए पोस्टेज स्टैम्प मोड आपका स्टैटिक ही होना चाहिए। इसके लिए आप या तो यहाँ जा सकते हैं, इधर नोड में ये रहा, पोस्टेज स्टैटिक फ्रेम होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो यहाँ चले जाना। यार क्या ही बोल दिया। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, यहाँ खोलेंगे प्रेफरेंसेस। ठीक है। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे यार, और यहाँ तुमको मिल जाएगा व्यूअर। ये रहा नोड ग्राफ।
इसमें चले जाना, यहाँ पोस्टेज स्टैम्प मोड मिलेगा, इसको रखेंगे स्टैटिक, नॉट करंट। ठीक है, ताकि वो बार बार अपडेट ना हो। और सॉफ्टवेयर करना रेफरेंस तो सॉफ्टवेयर की है ना, हर कंपोजिशन में नहीं करना, सॉफ्टवेयर को तो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना। ठीक है, रखी ना प्रेफरेंस, नोड ग्राफ की क्या प्रेफरेंसेस है। शिफ्ट एस। ठीक है, प्रेफरेंसेस देखने के लिए ये चीज को अपन यूज कर रहे हैं। रीनेम करना हो तो एन प्रेस करके रीनेम कर सकते हैं। और इससे केवल नोड रीनेम होगी, नोड, ओरिजिनल फाइल का नाम नहीं चेंज होगा। जैसे इसके अंदर नोड केवल क्या है, रीड है, तो बस रीड ही चेंज होगा, इसका नाम नहीं बदल सकते। जब इसका नाम जो है वो यही रहेगा, एन प्रेस करके बस इसका नाम हो जाएगा, और ये यही रहेगा। ये तो बाहर ही चेंज हो सकता है जो है, ये ओरिजिनल नाम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर ये पोस्टेज स्टैम्प और ये सारे कंसेप्ट, तो आपको कुछ अपडेट नहीं होगी, तो इसलिए आपकी मेमोरी क्या रहेंगी, सेव। ठीक, इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी होती है प्रोजेक्ट की, जिसको ओपन करने के लिए प्रेस करना है एस। हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, वैसे तो अभी के लिए तो बस इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ टाइमलाइन बतानी थी, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो अब व्यू पोर्ट समझाना था मेरे को, इसलिए मैं इधर आया। तो व्यू पोर्ट में जब जाएंगे तो इधर आपको सबसे पहले मिलेगा, यहाँ ये टाइमलाइन तो दिख ही रही है, CTI भी समझ में आ ही गया होगा, ये CTI है आपका। यहाँ पर फ्रेम जाने के लिए यूज करना है राइट लेफ्ट एरो की, जो प्रीमियर के था। ठीक है, वो होगा शिफ्ट एरो की के साथ, जैसे यहाँ इन्होंने 10 बना रखी है, तुम इसे 20 भी कर सकते हो, तो अभी शिफ्ट एरो की के साथ 20 फ्रेम ही जंप करेगा वो। समझ गए, जितना तुम स्किप यहाँ पे डाल दोगे उतना ही वो स्किप करेगा। क्लियर, और प्लेबैक कंट्रोल क्या है, इस बार से तो अभी वो किया था फुल स्क्रीन, तो स्पेस बार कैसे हो सकता है। तो यहाँ स्पेस प्लेबैक के लिए क्या है, J और L है। ठीक है, फॉरवर्ड और J बैकवर्ड।
होम और एंड बटन, शिफ्ट राइट में तो बॉटल जैसा डिफाइन है ना वैसा स्किप आप कर सकते हैं। तो 10 डिफाइन किया तो 10 हो जाएगा, है ना, इसका तुम डिफाइन करोगे। बाकी देखो यहाँ भी दे रखे हैं प्लेबैक, है ना, जे और एल, फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए यहाँ पे भी दे रखे हैं, ठीक। और की टू की जंप करने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है ऑल्ट राइट लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट लेफ्ट एरो भी है। ये हाफ वे जंप के लिए, हाफ वे अगर की के हाफ वे में ही जंप करना है। एग्जैक्टली दो कीज के बीच में जंप मारना है तो एक कंट्रोल राइट लेफ्ट एरो। सॉफ्टवेयर है समझने में बहुत इजी, बट इतने सारे शॉर्टकट आ जाएंगे, इतने सारे शॉर्टकट आ जाएंगे ना, हर काम के लिए शॉर्टकट। तो मतलब तुम्हें काम टेक्निकली ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है इसमें, कनेक्शन कम बनाने होते, जोड़ने वो शॉर्टकट ज्यादा यूज करने पड़ते। तो लगता होगा कि एआई ज्यादा काम कर रहा है, करना हमें ही है, एआई कुछ नहीं कर रहा, बस याद रखने की चीज है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड फ्रेम तो ही अपने आप को समझ में आ गया। इसमें टाइमलाइन के आपके पास चार ऑप्शन रहता है। एक ग्लोबल, जो तुम यहाँ डिफाइन कर देते हो, ये ग्लोबल है। तो मैंने 5 ही फ्रेम डिफाइन करे, इसलिए यहाँ 5 आ गए। ग्लोबली अगर मैंने 100 फ्रेम डिफाइन किए होते तो 100 ही फ्रेम है, चाहे मेरी वीडियो कितनी भी लंबी होती, कितना भी छोटा हो। ओके, जनरली ग्लोबल पे हम वो सेटिंग रखते हैं जो हमारी फुटेज की सेटिंग्स होती है, इसलिए ग्लोबल ऑप्शन ही यहाँ हमेशा रहता है। पर अगर हमारे पास मल्टीपल टाइमलाइंस वो है, वीडियोस साइज जिनके, वैसे ऑब्वियसली एक ही होने चाहिए, तो पता ही है, हमें कंपोजिटिंग में एक साइज पे ही कर रहे होता है। मतलब अलग अलग टाइमिंग की अगर वीडियोस है तब हम उसमें इनपुट रख सकते हैं एक एक को देखने के लिए, पर ऐसा भी नहीं होता, सारी वीडियो भी एक टाइम की ही रहना चाहिए, है ना। कुछ एक केस होता है जिसमें हाँ हमें कुछ स्पेसिफिक वीडियो होती है जो उतने टाइम की लिए आती है, जैसे कंपोजिटिंग में एक शॉट है कि वो ब्लास्ट उतने टाइम बाद ही आएगा, वो ब्लास्ट वाला फुटेज वो कॉम्प में उतने टाइम बाद ही आएगा, तो उसको तो मैं जबरदस्ती पहले से रख ही नहीं सकता ना, तो इसलिए उसको तो वहां पे रखना पड़ता है, पर फिर भी टाइमलाइन जो रहेगी वो आपकी हमेशा क्या रहती है, ग्लोबल ही रहनी चाहिए। ओके, इनपुट तब रखो जब आपको पता है कि एक ही फुटेज है, मल्टीपल टाइम में आपके पास नहीं है तब। और इन और आउट क्या है, जैसे मान लो आपको केवल आई लगाया आपने, ओ लगाया, सॉरी, ओ, तो ये है इन और आउट, इसको यहां से ये सेट कर सकते हैं, इनटू आउट। ओके, और ये इनटू आउट हटाने के लिए यहाँ दे रखा ऑप्शन, हटा दो ऐसे इन और आउट। लगाने के लिए आई और ओ तो थे ही आपके पास, आई और ओ से लगाना तो ये आई दे भी रखा है, ये ओ दे भी रखा है, ठीक है। नॉर्मल आई और ओ वैसे भी लगा सकते हो, नहीं तो इस बटन से भी लगा सकते हो। और इन्हें रीसेट करना है तो ऑल्ट आई और ओ, इनको रीसेट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी है विजिबल। विजिबल क्या होता है, गलती से मत कर देना कभी, है ना, कि उस लोग को आदत होती है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करने की, कंट्रोल स्क्रॉल इसको जूम करने के लिए या जूम आउट करने के लिए, इसको बोलते हैं विजिबल, अपने आप ही हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए यहाँ कंट्रोल स्क्रॉल नहीं यूज करने के। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ। Although I already told you कि Premiere support sequencing, इसलिए many of the people uses it for editing purpose. That's why they have utilized this time code जो Premiere में कभी मिलता है, आर मिनट सेकेंड्स और फ्रेम वाला। तो फ्यूजन में नहीं मिलेगा, माया में मिलेगा, पर आपको इसमें मिलेगा, स्मोक में भी मिलेगा, डिजॉल्व में भी मिलेगा, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर सीक्वेंसिंग भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप एडिटिंग कर सकते हो, मना नहीं है इसके लिए, ये सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका ज़्यादा यूज एडिटिंग में कभी हुआ ही नहीं। इसका मेजर यूज ही क्या है, कॉम्पोजिटिंग है, इसलिए फ्रेम में ही टाइम मिलता है। ओके, एंड दिस इज द टाइमलाइन फ्रेम रेट, or what frame rate you want to play your timeline. तो obviously currently I'm using 24 fps, तो timeline का भी 24 fps ही रहेगा, है ना। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं फ्लिप बुक करने का ऑप्शन, कैप्चर करने का ऑप्शन है, और लॉक करने का ऑप्शन है। इस लॉक में क्या फर्क होता है, जैसे इफ आई नीड टू क्रिएट 2 व्यू पोर्ट, तो अगेन आई गोना सेलेक्ट द सेम इमेज, this time I'll press Ctrl I again, I'll get second viewport, I'll split them, tab it here. Abhi if I'm gonna play, both the time I'm playing on a different frame, the same frame rate, right? If I'll disable this lock, now it's playing separately and this will play separately. But if I'll create a third one and again I'll split it, in this case if I'll play here, then both of them play together. Why? Because they both are locked. तो जिस पे भी लॉक का साइन विल बी इनेबल्ड, वो दोनों वो सब एक साथ चलेगा। जिस पे अनलॉक है उसका कंट्रोल क्या है, अलग। समझ गए? यही है मेरी, ये समझ आ गई टाइमलाइन। इसके बाद यहाँ पे फ्लिप बुक होता है और कैप्चर होता है। फ्लिप बुक मतलब इसका प्रीव्यू बनाने के लिए ऑप्शन। फ्लिप बुक में थोड़े ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, कैप्चर में थोड़ी कम क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, ओके कर दोगे, बस ये कैप्चर कर रहा है, ये रही। इसको यू कांट सेव। फ्लिप बुक तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसके कलर स्पेस भी यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। कैप्चरिंग में कोई कलर स्पेस और कुछ नहीं हो। कैप्चर इज जस्ट लाइक अ सिंपल, जैसे लेट्स अज्यूम कि तुमने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया, बस बिना स्क्रीन रिकॉर्डर की कोई सेटिंग चेंज किए हुए, वो कैप्चर है। जैसे विंडो प्रिंट स्क्रीन दबा देते, कोई कलर मोड या कुछ भी चेंज होता है नहीं, पर जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर में करते हो आप ऑप्शन भी पूछ लेता कभी कभी कौन से कलर उसमें चेंज करना है, क्या करना है। तो वैसा ही डिफरेंस समझो फ्लिप बुक और कैप्चर। कैप्चर में जो व्यू पोर्ट पे दिख रहा है वो कैप्चर हो जाएगा, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं। और फ्लिप बुक में आपके पास कलर स्पेस की फ्रीडम है, रेंज और ये सब बाकी सारी चीजों के भी वहाँ रहता है ऑप्शन। इसमें केवल रेंज वेंज का, बाकी कुछ ऑप्शन वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं और यही सेम ऑप्शन इधर भी दे रखे हैं। इसको यहाँ से आप डायरेक्टली पाथ पे सेव भी कर सकते हैं। फ्लिप बुक को आपको रेंडर करना पड़ता है, समझ गए? ये डायरेक्टली कैप्चर होकर वहां पे सेव हो जाता है। जैसे प्ले ब्लास्ट बनाते हो यार माया में एनिमेशन करने के बाद या मैक्स में एनिमेशन करने के बाद, वैसा सही है ये कैप्चर वाला। ठीक, टाइमलाइन समझ में आ गई नीचे की? कोई दिक्कत इसमें? चलते हैं अब ऊपर के ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ ऊपर के ऑप्शन से पहले मिलते हैं गेन और गामा। ये व्यू पोर्ट के कंट्रोलर्स हैं।
इससे फाइनल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये व्यू पोर्ट के शैडोज और हाईलाइट है और ये व्यू पोर्ट की मिड टोन है। ठीक है, गामा बोले तो मिड टोन और गेन बोले तो शैडोज और हाईलाइट पे वर्क करेगा ऑन व्यू पोर्ट लेवल। ठीक है, जैसे अगर आपको हाईलाइट बढ़ानी तो हाईलाइट बढ़ जाएगा और शैडोज बढ़ानी तो शैडोज। ओके, कंट्रास्ट बढ़ाना है सब टू यू। ओके, इसके बाद दिस इज द व्यूअर का मोड है सेलेक्टेड। जैसे आपको इसमें कुछ सेलेक्ट करना तो ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे अगर आपने रोटो बनाई तो सारे पॉइंट रेक्टेंगल सेलेक्ट करने हैं या सर्कल से करने हैं, और नहीं तो फिर लासो से करने। जनरली रेक्टेंगल ही होता है सिलेक्शन के लिए, तो रेक्टेंगल ही रहेगा। फिर यहाँ से आप व्यू पोर्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग मिल जाते हैं। 3D में जाना है, फ्रंट लेफ्ट राइट बॉटम, तो जब इसके 3D में जाएंगे तब हमें इन व्यू पोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तब तक हमें इनकी कोई नीड एज सच नहीं है ना। इसके बाद यहाँ चलते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको डाउन रेस और जूम के ऑप्शन। जूम तो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया, यहाँ से क्या करना है, स्क्रॉल ही तो करना है, और तो कुछ है नहीं अपने पास यहाँ पे जूम करने के लिए। और ये डाउन रेज है। ठीक, व्यू पोर्ट पे आपको पिक्सल कितनी क्वालिटी कम करना ताकि आपके प्लेबैक और स्मूथ हो सके। इसमें और प्रॉक्सी में फर्क बस इतना है, यहाँ पे दिखेगा आपको एक प्रॉक्सी ऑप्शन भी है अपने पास, टॉगल प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल पी, व्यू पोर्ट प्रॉक्सी। इसमें और डाउन रेज में फर्क क्या है, जब आप प्रॉक्सी यूज करते हैं तो नंबर ऑफ पिक्सल्स कम नहीं होता, ओनली रेजोल्यूशन कंट्रोल होता है। जैसे देख सकते हो, विदाउट प्रॉक्सी the resolution was full HD and now the resolution became 960/40. Proxy size can be defined. Here we have defined the proxy size. Proxy size is just a half of the thing. आप इसे और भी कम कर सकते हैं और भी ज्यादा कर सकते हैं, पर इसमें ऑल द टाइम केवल रेजोल्यूशन कम होगा। पर डाउन रेज में रेजोल्यूशन विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ पिक्सल विल बी लेस, है ना। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड थिंग। इसके बाद है पी प्रेस कर सकते हैं, इसमें इसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी। देखो पॉज हो गया, रिपोर्ट क्या हो गया, पॉज हो गया। ठीक है, तो आप पी से भी पॉज कर सकते हैं, नहीं तो यहां से इसको प्रेस करो। ओके, व्यू पोर्ट प्रोसेसिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट आपको मिलता है ROI, दैट्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट। इतना ही प्ले होगा, हटा भी सकते हैं शिफ्ट W से। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का शॉर्टकट इज शिफ्ट W। या फिर यहाँ तो है ही है यार, है ना, इसे मॉडिफाई तुम अपने हिसाब से कर भी सकते हो, बड़ा करना है छोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका व्यू पोर्ट अपडेट ना हो बाई चांस तो प्रेस करेंगे यू से क्या होता है, रिकैलकुलेट होता है सब कुछ। जितनी कैश है सब डिलीट हो जाएगी, नई कैश बनेगी। वो तब कर रहे होते हैं हम रिकैलकुलेट जब हमारा व्यू पोर्ट अपडेट कर ही ना रहो, पिछला ही दिखाया जा रहा हो, हैवी हो गया हो व्यू पोर्ट या कुछ भी ऐसा रह गया हो, तब इन दैट केस विल बी यूजिंग अ यू की। ठीक है, इसके बाद है फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। ये अगर आप इनेबल करते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा आपको, हैवी फाइल्स होती जाएंगी ना, तो क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर ना प्लेबैक के टाइम पे ना कुछ पिक्सल्स को कैलकुलेट ही नहीं करता, छोड़ देता है जस्ट टू शो यू प्लेबैक, हाँ चलो कि स्मूथ हो जाएगा। पर जब हम कुछ ऐसे हैवी काम करके लेके आते हैं, कुछ हमें डिटेल में देखना होता है कि हमारी हर चीज दिखाई दे, तब हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। दैट्स व्हाट नोन एज फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। इसमें प्लेबैक टाइम स्लो होगा पर ईच एंड एवरीथिंग विल बी रेंडर्ड। अगर इसको इनेबल नहीं करेंगे तो कुछ चीजें छोड़ दी जाती है बैकग्राउंड में जिनको कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओके,
वो जस्ट प्लेबैक के पर्पज से आपको बस दिखा दिया जाता है, एवरीथिंग विल नॉट बी देयर, राइट। देन हियर यू विल फाइंड द थिंग दैट्स प्रॉक्सी, वो तो बता ही दिया, कंट्रोल पी जिसका शॉर्टकट होता है, वो इससे भी ऑन कर सकते हैं। एंड दिस इज योर एक्सपोजर कंट्रोल, जो आपको दिखाएगा कि एक्सपोजर कहाँ है क्लिप में ज्यादा, क्लिक कर देंगे तो ज्यादा एक्सपोजर होगा किसी एरिया में, आपको दिखा देगा। मैं इसके ऊपर कुछ एक सेकंड सीसी डाल के दिखा दे रहा हूँ, देखो ये रहा। सो दीज आर ओवर एक्सपोज्ड एरिया, नहीं भी रखोगे तो वैसे भी दिख जाता है, बट दिख ही रहा है, आपको देखना है तो आप इससे ऑन करके देखना है ना। और डी जो बताया था देखो, डिजेबल इनेबल कर रहा है नोड को, ठीक है। बाकी ये मास्किंग रेशो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कि आप किसी और एस्पेक्ट रेशो में अगर इसे रेंडर करते तो क्या दिखता। तो फुल में जैसे देखो, स्क्वायर में कैसा दिखेगा, 4:3 में कैसा दिखेगा, अलग अलग एस्पेक्ट रेशो में क्या इसके रिजल्ट आते हैं, और नहीं तो नहीं, ठीक। और लास्टली ये है जोन, प्रीमियर वाली, टाइटल सेफ, एक्शन सेफ, फॉर्मेट का सेंटर और फॉर्मेट का ए पे, ठीक। देन ये कंपैरिजन के लिए है, जैसे आपने क्लिप पे पहले क्या लगाया हुआ और बाद में क्या लगाया, if you need to compare them, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर अगर आपको कंपेयर करना है तो मैंने इसका सैचुरेशन बढ़ा दिया, तो प्रीवियसली इट वाज लाइक दिस और नाउ इट्स लाइक दिस। 1 और 2 पे मैंने डाल दिया, इसको किस पे डाल दिया, 1 पे, और दूसरे वाले किस पे डाल दिया, 2 पे। अब प्रेस करूंगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या आता है, वाइप, डब्ल्यू से क्या आएगा, वाइप, जिससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइप सेंटर के लिए वाइप का आप यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हैं, जितना अपने को चेंज करना है, तो डेट वगैरह भी कर सकते हैं, पूरा इफेक्ट देखना है, क्या क्या चीज रहेगी, वो सब चीज है ना। तो ये मेजर चीज है, ओके। बाकी दिस इज द व्यूपोर्ट कलर स्पेस, व्यूपोर्ट कलर स्पेस आप रेक 709 में देखना चाहते हैं, या रेक 1186 में देखना चाहते हैं, या एस आर जी बी, मतलब जो इनपुट आ रहा है केवल उसी में देखना चाहते हैं, या आप सॉफ्टवेयर का एक कलर स्पेस इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ये लिखा हुआ दिख रहा है, कभी भी आपको कुछ ना समझ में आए ना तो यहाँ पे लिख के इसको होवर कर लेना, आपको समझ में आएगा। तो ये अभी रेक 709 का मतलब क्या है, ये इसको मॉनिटर के लीनियर कलर स्पेस के हिसाब से क्या कर देगा, मैच कर देगा। तो जनरली कुछ लोग रेक 709 के हिसाब से देखना चाहते हैं कि अच्छा कैसा दिख रहा है मेरा वो, तो भी ये चीज क्या रहेगी, एक मैनेजेबल रहता है। क्लियर, समझ गए ये चीज, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत तो इंस्टॉल करो, बाकी के पैरामीटर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अटेंडेंस शीट ले आएगी मेरी।
प्रिंट करनी है। ग्रुप पे डाल देना भाई ना, जा अटेंडेंस ग्रुप पे मार्क कर देना सब लोग।